हेलो फ्रेंड्स। आज हम 7 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर और 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है। वह अपने मसाले के 20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसे बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए। अरे सोच कितने छोटे पैकेट तो तैयार करना होगा, ये पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि टोटल वो कितना किलोग्राम खरीदा है देख लेते हैं। 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च पाउडर, मतलब हो गया 18 केजी, और ये 15 किलोग्राम धनिया, मतलब कि 18 और 15 कितना हो गया, 18 15 हो जाएगा, 15 15 30 और 3 33 केजी। कितना हो जाएगा, 33 केजी कुल मिला के उन्होंने क्या किया है, सामान को खरीदा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम। ठीक है। तो 33 किलो में कितना ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 33,000 ग्राम। ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने यानी दीनू ने 33,000 ग्राम खरीदा है सामान को। ठीक है, मसाला खरीदा है उन्होंने। और एक पैकेट में कितना उसको पैक करना है, 20 ग्राम का। ठीक है। तो हमें कितना पैकेट की आवश्यकता पड़ेगा उसे, तो हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो एक दूसरे से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, मतलब कि 1650 पैकेट का ज़रूरत पड़ेगा। आए समझ में, बहुत आसान है, सभी को जोड़ दीजिए। टोटल पता कर लीजिए कि कितना किलो हुआ, क्योंकि हमें ग्राम में पैक करना है तो हम किलो को पहले ग्राम बदलेंगे। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 33 किलो में हो जाएगा 33,000 ग्राम। और हमें एक एक पैकेट 20 ग्राम का बनाना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा मुझे कि कितना पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाइयाँ और भार को दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक राधिका है, उसका लंबाई इतना दिया हुआ है, भार इतना दिया हुआ है, अमन है का इतना कुछ दिया हुआ है, इस तरह से डेटा दिया हुआ है आपके पास। चलिए सवाल देखते हैं क्या पूछा है इसमें। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या लिखा है पहला में कि विनीत सबसे लंबा है। तो देखिए हाइट वाला देखेंगे हम लोग, तो विनीत कौन है यहाँ पर, ये विनीत देखो 6 फुट 1 इंच। बाकी का सबसे कम, सबका कम दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, 5 4 दिख रहा है, तो मतलब कि विनीत की जो हाइट है वो सबसे लंबा है। ठीक है। आगे लिखा है परंतु उसका भार अमन से कम है। तो अमन कहाँ है, देखिए अमन का भार ये वाला है और इससे कह रहा है ये कम है, परंतु उसका भार अमन से कम है। तो अमन से कम नहीं है, अमन के भार से विनीत का भार क्या है, ज़्यादा भार है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो रोहिणी का हाइट कितनी है, जो हाइट है वो कितना है, 4 फुट 10 इंच, जबकि कविता का हाइट किधर गया, ये वाला रहा 5 फुट 2 इंच। ठीक है। तो लंबाई से 6 इंच का अंतर है, नहीं बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर में कह रहा है कि राधिका और विनीता के भारों का योग। तो राधिका और विनीता कहाँ पर है, राधिका हमारा ये है और साथ में विनीता का भार ये है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का भार कितना होता है, 5 5 10 के 0 और 5 2 7 7 और 1 8 और 7 5 12, मतलब कि 128 केजी है राधिका और विनीता का एज। ठीक है। तो पूछ रहे आपसे क्या कि अमन और कविता के भारों के योग से कम है, तो अमन और कविता को जोड़ लीजिए। तो अमन का एज कितना है, 67 केजी, ये वाला 67 केजी, और साथ में कविता कहाँ पर है, ये। तो ये दोनों का जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 12, 127। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अमन और कविता के भारों के योग से कम है। तो देखिए इनका दोनों का योग किए तो इससे ये कम है, नहीं ये तो अधिक है, ज़्यादा दिख रहा है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखिए लास्ट क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो जाहिर सी बात है डी हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और अगर आप नहीं भी चेक करेंगे तो अभी आपका आंसर ही आने वाला है, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है रोहिणी का भार, तो रोहिणी का भार कितना है, रोहिणी का भार है हमारा 45 केजी। ठीक है। आगे क्या लिखा है, कविता के भार का, तो कविता का भार कितना है,
कविता का भार हमें कितना दिख रहा है यहाँ पर 60 kg। तो कविता का भार 60 kg है का 3/4 भाग है। तो जो कविता का जो भार है उसका 3/4 है, तो उसका 3/4 निकाल लीजिए। 3/4 का मतलब ये होता है, इसको 4 भाग में पहले कीजिए तो 4 भाग करें तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। उसमें से 3 भाग लेंगे तो 15 × 45, तो देखिए उसी के बराबर आ गया कि नहीं। तो ऐसे भी सही हो गया ये, तो डी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आगे हम कथन को पढ़ने से पहले हम आपको समझा दें कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा है, जिसको साइड कहते हैं या हैंड कहते हैं, जिसको तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। देखिए ये वाला इस तरीके से तीनों भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दो भुजाएं यहाँ पर है, दो ट्राइंगल है और दोनों क्या हैं, दोनों समबाहु हैं, इक्वलेटरल ट्राइंगल हैं। तो तीनों की भुजाएं बराबर दी हुई हैं। ठीक है, तीनों का लेंथ बराबर होगा, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा बराबर कर ही देते हैं आपके लिए। जैसे इस तरीके से ये तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप किसको कहते हैं, आउटर साइड का लेंथ, टोटल लेंथ, मतलब इसकी लेंथ जब जोड़ देंगे तो क्या निकलना चाहिए, का 15 और एक का आना चाहिए 30। मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि 15 पूरा कुल योग 15 है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितना होगा, 5 होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 5 होगा, इसका भी 5 होगा। और एक का 30 है, मतलब इसका 30 है, तो एक साइड कितना होगा, 10-10 होगा, तभी तो इसका पूरा परिमाप 30 होगा ना। तो 10, 20, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हमारा ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसको तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है उनके अंतः कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहले अंतः कोण के बारे में भी समझ लीजिए कि क्या होता है। अंतः कोण मतलब होता है इसके अंदर का कोण, ये वाला कोण। ठीक है, अंतः कोण मतलब ये वाला तीनों कोण के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि तीनों कोणों का मान इसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसके लेंथ पर डिपेंड कभी नहीं करेगा। चाहे लेंथ कितना भी क्यों ना हो जाए, उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 ही होगा, चाहे इसकी लेंथ चाहे जितनी लंबी हो। जैसे देखिए इसके साइड कितना 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये 20 भी हो जाएगा तो भी 180 ही रहेगा। अगर इसकी एक साइड अगर 30 भी हो जाए, 40 भी सेंटीमीटर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में उसकी लेंथ या जो भुजाएं होती हैं, चाहे जितनी भी लंबा हो जाए, चाहे जितनी भी छोटी हो जाए, उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 का ही होगा। तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसका भी आंतरिक कोणों का योग 180 होगा, इसका भी 180 ही होगा। कभी भी आंतरिक कोणों का योग नहीं बदलता। हाँ, प्रत्येक कोण बदल सकते हैं, प्रत्येक कोण का मान साइड के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे इसमें 10-10 है तो प्रत्येक कोण भी कितना की डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का होगा। बात समझ में आया। यहाँ भी क्या होगा, 60-60 डिग्री का ही कोण बनेगा इसमें भी। ठीक है, दोनों में 60-60 का ही बनेगा। कब, जब सभी साइड्स बराबर हों। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल हम ऐसा बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो ये इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के वाले सामने वाला ये कोण दोनों बराबर होंगे। हम यहाँ बाहर लिख देते हैं, तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। क्यों, क्योंकि ये तो समकोण है, समकोण का ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बाकी दो जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो जब बाकी दो कोण, एक कोण 90 है तो टोटल हो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक कोण 90, बाकी कोण भी 90 होगा, दो बचा हुआ कोण, तो दोनों में आधा आधा फिर करना पड़ेगा हमें। तो दोनों कोण कितना का हो जाएगा, 45-45 का। तो देखिए कोण का मान यहाँ बदल गया, लेकिन फिर भी आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, त्रिभुज ABC का प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज PQR के प्रत्येक अंतः कोण से कम है। बिल्कुल गलत है। अंतः कोण का जो योग है ना, प्रत्येक अंतः कोण से कम होगा, नहीं, कम तो नहीं होगा, बराबर ही होंगे। सेकेंड नंबर है, त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतः कोण का आधा है। हमने क्या कहा, देखिए बराबर है ना, 60-60 इसमें भी होगा, 60-60 डिग्री इसमें भी होगा, दोनों में 60-60 ही होंगे, तो फिर कहाँ से कम होगा, आधा होगा। आगे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं होगा,
ये त्रिभुज था यहाँ पर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतः कोण बराबर हैं। बिल्कुल सही है। क्यों सही है समझा चुके हैं, समझ में आया है। चलिए डी नंबर में क्या लिखा है कि त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतः कोण का दुगना है। ये भी गलत है, हमेशा बराबर होंगे। साइड्स देखिए, समबाहु त्रिभुज है, साइड बराबर होंगे, और जब साइड बराबर होंगे तो उसके अंतः कोण भी हमेशा क्या होंगे, बराबर ही होंगे। हर एक कोण बराबर होंगे, यदि चाहे उसकी लेंथ कुछ भी हो, अगर सभी का लेंथ अगर बराबर है तो उसकी एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह या वे आकृतियाँ जो आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, है ना। यहाँ पर मेरे पास चार्ट दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत और समानांतर चतुर्भुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ठीक है। वर्ग किसको कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो इसको भी वही कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये दोनों में क्या अंतर है, फिर इसमें क्या अंतर है, तो ये हमारा आयत कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, आयत। क्यों, देखिए आयत कहलाने के लिए इसके एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज में ये हमारा समानांतर है, समानांतर में और आयत में अंतर बस इतना होता है एंगल का, बाकी इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो समानांतर का भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर इसका आयत में हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, जबकि समानांतर में ऐसा नहीं है। इसका जो आंतरिक प्रत्येक जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से 90 डिग्री ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। ठीक उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज में और वर्ग में क्या अंतर है, ठीक है, तो देखिए इसमें वही अंतर है। हमारा वर्ग में एक डिग्री, एक एंगल जो होगा, एक कोण जो होगा कम से कम 90 डिग्री का जरूर होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो चारों कोण 90 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा किसमें, वर्ग में। जबकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं चारों तो बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा या तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा इस वाले में, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो फिगर कुछ होता है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा ये हमारा वर्ग है, और इसी को हम क्या करें, यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर इसे पुश करें धके लें तो ये आकृति कुछ ऐसा हो जाएगी, कुछ हल्का सा ये झुका हुआ प्रतीत होगा, कुछ इस तरीके से इसको हम पुश करेंगे तो बस यही वाला जो आकृति, सेम आकृति को जब थोड़ा सा इसको पुश करते हैं तो जब लगेगा झुका हुआ टाइप का, तो वही क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए एंगल ये फिर ये नहीं बनेगा 90 डिग्री का, कहीं एंगल नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनेगा तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सेम केस आयत वाला में, आयत का ही एक प्रतिरूप होता है समानांतर चतुर्भुज, और वर्ग का ही एक प्रतिरूप क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो है वर्ग को जब घुमाएंगे हम, रोटेट करेंगे, तो रोटेट करके अब देखेंगे आप, तो आपको वही आकृति देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ग आयत में भी सेम कंडीशन होगा, इसको भी जब आधा मूव करेंगे तो भी आपको पहले से आकृति दिखेंगी। जैसे देखिए ये आयत है हमारा, ये आयत को देखिए, ये जब इसे घुमाएंगे, इसको अगर इस रोटेशन घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये वाला फिगर कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये आधा हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, जब इसको हम लोग आधा घुमाने का मतलब है कि 180 डिग्री का मूव करना है, तो ये 90 डिग्री मूव करेंगे तो ऐसे घूम जाएगा, और फिर अगर एक बार और घुमाएंगे तो वापस फिर इसी रास्ते पे आ जाएगा। मतलब ये है कि मान लो ये बिंदु इस तरीके से फिगर मेरा है, तो ये वाला जो घुमाएंगे तो ये, इसके बाद ये वाला आएगा 90 डिग्री, और वापस फिर ये वाला एक बार और घुमाएंगे तो ये वाला आकृति ऐसा ये वाला आ जाएगा। तो देखिए ये वाला आकृति और ये वाला दोनों देखने में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है कि नहीं। हम ये वाला इंडिकेट पॉइंट इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चले कि हम घुमा कैसे रहे थे, बात समझ में आया। तो इसी तरह से फिर यहाँ से घुमाएंगे हम, तो ये वाला आकृति यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए ये आकृति, ये वाला आकृति दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं। तो वर्ग में भी वही केस आएगा,
और आयत वाला भी वही केस आएगा, तो ये भी सही है, वर्ग वर्ग भी सही है। आगे लिखा है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियाँ, तो यही सही है क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज है वो इसमें आपको आधे घुमाने पर पहले जैसी आकृति नहीं दिखेंगी। जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं, इसको तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, इस तरीके से। तो इसको जब रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो ये फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको एक बार मूव करेंगे तो ये आकृति 180 डिग्री में थोड़ा सा रुकिएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो देखिए ये वाला फिगर सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसका देखिए लग रहा है ऊपर जो नुकीला टाइप का ऊपर दिख रहा है, इसका नीचे आ जाएगा जस्ट 180 घुमाएंगे तो। इसीलिए कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी आकृतियाँ जो हैं वो 180 डिग्री पर घुमाएंगे या फिर आधा घुमाएंगे तो वह पहले जैसे ही दिखेंगी। समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, देखिए पिछला कक्षा में हम लोग ने बताया था, क्या बताया था कि कैसे हम सम संख्या के योग निकालते थे। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्या। तो मान लेते हैं कि पहला प्राकृतिक संख्या अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x + 2 होगा, तीसरा कितना होगा, x + 3 होगा, अगला क्या होगा, x + 4 होगा, फिर क्या होगा आगे, x + 5 होगा। कैसे, जिसे मान लेते हैं कि ये कोई संख्या हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या का 6 होगा, तो x समान 6 तो 2 कितना हो जाएगा, सॉरी हम तो गलती कर दी यहाँ पर, x + 1 लेना था ना, इससे पहले x ले लेते हैं। तो हमें कितनी संख्या लेना है, 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हटा देते हैं। तो देखिए अब x का मान लेते हैं कि 6 लेते हैं, तो अगले संख्या कितना हो जाएगा, 6, x का मान 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर यहाँ पर x का मान 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। देखिए क्रमागत संख्या मिला के नहीं 5, तो हम यहाँ पर हम मान सकते हैं कि पहली संख्या में नहीं पता तो x है, उसकी अगली संख्या x + 1 होगा, ठीक उसके अगला x + 2, ठीक उसका आगे की संख्या x + 3 और ठीक उसके आगे की संख्या x + 4। और कहता है क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 15 है। तो देखिए मान लेते हैं ये पाँचों संख्या मेरे पास है, पाँचों संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है, 5 संख्या है, जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा, है ही ना। सभी संख्याओं को जोड़ दिए ऊपर में, जोड़ने पर हम क्या किए, 5 से डिवाइड कर दिए तो हमें औसत मिल गया। इसको आप सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 15 का 5 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। और इधर कितने x है, 1 2 3 4 5 x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 5x + 4 3 7 दोनों और 1 10 = 15 गुना 5। ये 5 उधर से क्रॉस मल्टीपल इधर से 5 से 15 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x = 15 × 5 = 75, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 65 / 5, इधर भाग में था इधर गुना में ले आए तो काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 13। तो x का मान जो है वो क्या निकला है, 13 निकला है। तो 13 क्या माने थे हम, पहली संख्या माने थे। तो पूछा क्या हमसे कि पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या तो हमें मिल गया कि 13 है, और अंतिम संख्या कितना माने हम, x + 4, तो x का मान 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 × 4 = 17, और ये दोनों का योग को आपसे पूछ रहा है, तो 17 3 20 और 10 30, तो 30 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। क्या ट्रिक था, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो शॉर्टकट बोलते हैं, मतलब जो औसत होता है हमेशा बीच में होता है। जब भी किसी का हम औसत निकालते हैं, औसत का मतलब ही होता है मिड पॉइंट, ठीक बीच का नंबर। तो देखिए 5 संख्या में जो 15 रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, ठीक बीच में रहा होगा, ठीक है, कहाँ रहा होगा, बीच में, ठीक है। तो इसके बाद 15 के पहले भी 2 संख्या रहा होगा और इसके आगे भी 2 संख्या रहा होगा, तभी तो 5 संख्या बना होगा ना। देखिए तो 15 का आगे का प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 16, और ठीक उसके आगे का संख्या क्या होगा, 17, और 15 से पहले क्या होगा, 14, इससे पहले संख्या क्या होगा, 13 होगा। तो आपसे क्या पूछा था, ये संख्या और ये संख्या का योग पूछा था, तो 17 13 कितना हो जाएगा, 30। ये सबसे आसान तरीका है, बट मैंने इस प्रोसेस को इसलिए बताया कि बेसिक से बताया कि पहले बनाते कैसे हैं। शॉर्टकट अप्रोच तो बहुत हैं, लेकिन बेसिक आप कभी नहीं भूलेंगे। शॉर्टकट भूल जाएंगे लेकिन बेसिक कभी नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए शॉर्टकट ये भी है, औसत में ध्यान रखना है कि ठीक मिड पॉइंट होता है, बीच का नंबर होता है, ठीक है।
तो बीच का नंबर पर लिखिए और उसके बाद जितने भी नंबर का था, मान लेते हैं यहाँ पर लिखता कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 15 है, तो हम मान लेते कि ये बीच का ही रहेगा, फिर भी ये बदलेगा नहीं, ये बीच का ही रहेगा। तो 7 में से कितना संख्या बच गया? 6, तो 6 का 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो इधर हो जाता 18 और इधर हो जाता कितना? 12। तो बस 18 12 को जोड़ देते कितना हो जाता? 18 12 30 ही हो जाता। ये इसका भी आंसर 30 ही आता। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विशाल एक बार खाना बनाने में 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है। एक बार खाना बना रहा है और 30 मिलीलीटर का प्रयोग कर रहा है तेल का। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, तो इस हिसाब से कितना मिलीलीटर का तेल खपत कर लेता होगा वो? 30 या 90 मिलीलीटर का, है ना? आगे क्या लिखा है? यदि वह 4 महीने पकाता है तो वह कितने तेल प्रयोग करेगा? और वो बता रहा है कि एक महीना में 30 दिन होता है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हो सकता है किसी महीने में 31 दिन का हो, किसी का 28 दिन का भी हो सकता है, इसीलिए कहा है कि आपको एक महीना के बराबर 30 दिन ही लेना है। तो देखिए टोटल कितना दिन हो गया? 30 दिन। एक महीना में 30 दिन तो 4 महीना में 120 दिन, और एक दिन में 90 मिलीलीटर का तेल खपत कर रहा है, तो 120 में कितना खपत कर रहा होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना वही टोटल से 108 पर कितना 0 2 0। गुना करने का सबसे आसान तरीका है कि 0 को छोड़िए, बाकी को नंबर को लीजिए, तो 108 टोटल से 108 और बाकी जितने 0 है तो बैठा दीजिए, तो 108 हो गया। अब हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो देखिए 10,000 मिलीलीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अलग करके लिख सकते हैं 10,000 प्लस में 800 मिलीलीटर, ये हमारा मिलीलीटर निकल रहा है। तो देखिए 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर, तो 10,000 में कितना होगा? 1000 मिलीलीटर में 10,000 मिलीलीटर में 1 लीटर, तो 10,000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा हमारा? 10 लीटर प्लस कितना? 800, इधर 800 मिलीलीटर अभी रहेगा ही क्योंकि ये बदला नहीं है, तो 10 लीटर। अब 800 मिलीलीटर कहाँ पर है? तो ये तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ या फिर क्वेश्चन में कुछ गलत रहा होगा। मे बी यहाँ पे शायद 4.5 महीने थे। आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे 4.5 महीने लेकर चलेंगे तो क्या आंसर इससे ऑप्शन आता है या नहीं। बट अगर ये 4 महीना ही होता तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन को हमको थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, तो या तो यहाँ पर किसी को चेंज करना होगा या नॉन ऑफ दिस करना होगा। लेकिन आएगा कितना? 10 लीटर और 800 मिलीलीटर। बट आप यहाँ पर 4.5 महीने बना करके देखेंगे आप कि आंसर आता है या नहीं आता है। मैं भी हमको लगता है वहाँ 4.5 महीना होना चाहिए जिस हिसाब से कल आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती हैं, ठीक है, और दोपहर 2 बजे भोजन करती हैं। उसी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, तो पहले देखते हैं कि न्यून कोण समकोण किसको कहते हैं, समकोण ऋजु सरल कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं ना। तो चलिए पहले समझते हैं बारी बारी से कि क्या होता है। जैसे देखिए न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे 89 का, 85 का, 88 का, 40 का, 10 का, 5 का, वो सभी कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, दूसरा है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, उसे सरल कोण कहते हैं। ठीक है, आगे है अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? अधिक कोण हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से अधिक मतलब 91 92 93 जितनी भी हो जाए, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि 180 से कम होना चाहिए, अधिक नहीं। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण के श्रेणी में उसको रखेंगे। और कोई कोण बच गया? नहीं, बाकी तो जो कोण यहाँ दिया हुआ है सारे कोण बता दिए आपको। न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सरल कोण अगर यदि है तो 180 डिग्री का होना चाहिए। और अधिक कोण
किसको कहेंगे, जब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, और बहुत सारे कोण होते हैं, बट हमें जहाँ जो दिया गया उसको हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं कि कोण किसको कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा फंडा है इसका कि जब कभी दो लाइनें या दो रेखाखंड जहाँ पे लाके मिलती हैं, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ पर कोण का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं कि इधर से एक लाइन आ रही है और एक लाइन इधर से जा रहा है। देखो ये जब जिस बिंदु पर मिला है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है, एक लाइन यहाँ पर ला करके इस बिंदु पर मिला है, तो देखिए यहाँ पर ये फिर कोण का निर्माण हो रहा है चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर दो लाइनें या दो रेखाखंड ला करके मिलती हैं, मीट करती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को क्या बनेंगे, वहाँ पर एंगल का निर्माण होता है, उसको कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। सवाल मेरा था कि सुबह 9 बजे, तो देखिए एक घड़ी बना लेते हैं। सुबह 9 बजे कहाँ बज रहा होगा, एक कांटा यहाँ पर होगा और 12 पर एक कांटा होगा, कुछ इस तरीके से होगा कांटा, है ना। ये होगा हमारा कौन वाला, आवर वाला, और ये मिनट वाला। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का निर्माण हो रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण निर्माण कहाँ होता है, जब एक सीधी रेखा पर एक परपेंडिकुलर लंब आए तो वहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण होता है। तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है, ये क्या है, समकोण है। 90 डिग्री का जब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो देखिए समकोण पर ढूंढिए कहाँ है, ये तो न्यून कोण कह रहा है शुरू में, ये नहीं होगा। अधिक कोण कह रहा है, ये भी नहीं होगा। दो बचिए मेरे पास, समकोण समकोण। अब आगे चेक करते हैं 2 बजे वाले का। तो 2 बजे वाले में क्या हाँ बजेगा, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ 2 बज रहा होगा ना, तो 2 बज रहा होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब कि कांटा यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से बज रहा होगा। तो बताइए ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है ना। तो जब कम है तो क्या होगा, वो न्यून कोण के श्रेणी में आएगा। तो न्यून कोण वाला नीचे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया। देखिए एंगल जो होता है, पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कांटा एक बिंदु यहीं रहने दीजिए, और ये वाला जो कांटा है ये घूमता घूमता इस तरीके से ये घूमता चला जाएगा। तो ये जब कंप्लीट घूम जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक है, और एक मान लेते हैं एक चक्कर जो है इस तरीके से, ये भाग और ये भाग कह सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, 336 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो 2 बज रहा था, ये कांटा तो ठीक था 12 बजे पर, लेकिन ये वाला कांटा कहाँ गया हुआ था, यहाँ पर। तो बताइए पूरा 90 का है और इससे भी कम एंगल बन रहा है, तो 90 से कम ही होगा ना। तो जब 90 से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती हैं, वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती हैं। ठीक है, अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। कहने मतलब क्या है कि एक डिब्बा चाहिए, उसको इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से बॉक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से मान लेते बॉक्स है और यहाँ मान लेते खाली है। इसमें बॉक्स में क्या करना है, ला करके सामानों को रखना है जो बना रही हैं। ठीक है, तो कहता है रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती हैं, घन बना रही हैं। घन किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उस तरह से बना रही हैं और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला बना रही है। कितने घन बना रही हैं, 12 घन। ठीक है, 12 घन बना रही हैं इस तरीके से। जैसे एक घन ले लेते हैं, इस तरीके से 12 घन वो बना रही हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का। ये भी 10 सेंटीमीटर, हाइट भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का ही होगा। तो हम घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है एक क्यूब या भुजा क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, ये 1000। तो हम कह सकते हैं ये पूरे जो हम बनाए अभी फिगर को जो ड्रॉ किए हैं, इसका जो आयतन निकलेगा वो 1000 क्या निकलेगा, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वो कितना घन बना रही हैं, 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12000 सेंटीमीटर। अब इतना ही आयतन का हमें क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए,
है कि नहीं। तो कहता है अब उससे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी घन छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाए। तो देखिए 12,000 सेंटीमीटर का वो घन का चाहिए ना, तो ये हो जाता है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 12,000 सेंटीमीटर। आंसर में ये भी दे सकता था 120 मीटर, 120 मीटर चेंज करके दे देता, मीटर बदल देता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। विश्वास दिलाता हूँ कि उस क्वेश्चन को दोबारा हम सिंगल क्वेश्चन को वीडियो बना करके ज़रूर अपलोड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छुट्टी हैं और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है, ये जगह का नाम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर को 13:10 पर छुट्टी हैं। ठीक है, 30 अक्टूबर को और 1 नवंबर 2021 को 3:20 पर कोचुवेली पहुंचती है। अब देखिए रेलवे टाइम दिया हुआ है, तो जब रेलवे टाइम है तो ये 3:20 का समय पता है कब का होगा, ये समय होगा रात के 12 बजे के बाद वाले जो सुबह सुबह का समय होगा, ये समय होगा। ठीक है, और ये देखिए ये समय कौन सा है, 30 अक्टूबर का जो समय है, 30 अक्टूबर के दिन ये 13:10 कब होगा, ये दोपहर के समय का है, ये यानी कि दोपहर 12 बजे के ठीक बाद वाला। ठीक है, तो देखिए जैसे हम 30 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर के रात 12 बजे तक कितना घंटा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे आप, 12 बजे से 12 बजे रात तक कितना हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है। तो ये 12 घंटा, लेकिन 1:10 यानी 1 घंटा 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा काउंट हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 घंटा, उसमें भी 10 मिनट और घटा दीजिए तो बच जाएगा 10 घंटा 50 मिनट। ठीक है, इसमें से 10 जोड़ लेंगे तो 12 आ जाना चाहिए, देखिए 12 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमारा हो गया 30 अक्टूबर को जब वो गाड़ी बैठी थी, जब छूटी थी गाड़ी, तब से लेकर के रात 12 बजे तक का समय इतना मिला है हमें, कितना, 10 घंटा 50 मिनट। ठीक है, ये 30 कब का समय है, ये समय है 30 अक्टूबर के दिन। अब आते हैं 30 के बाद कितना दिन हो जाएगा, 31 अक्टूबर। ठीक है, अब 31 अक्टूबर को सोचिए रात का 12 बजे से लेके अगला उसी मतलब उसी दिन रात 12 बजे तक कितना हो जाएगा, वो 24 घंटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 31 अक्टूबर को तो पूरा रहा होगा वो गाड़ी पर, ट्रेन पर, तो इसका मतलब है कि वो 24 घंटा का पूरा समय यहाँ लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं रात के बजा 12 बज गया होगा तो ठीक उसके बाद 1 बजे 1 तारीख आ जाएगा, 31 तारीख के बाद 1 तारीख, और 1 तारीख मतलब 1 नवंबर, और 1 नवंबर को ठीक 12 बजे के बाद कितना समय वो ट्रेन पर रही है, 3 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 12 बजे बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे 20 मिनट, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 मिनट हो जाएगा, और 24 10 34 और 3 37 घंटा 70 मिनट। तो 70 मिनट को घंटा बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 घंटा 10 मिनट। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 घंटा 10 मिनट। कैसे कैलकुलेट के समझ में आया, पहले हमने काउंट किया कि 30 तारीख को कुल कितना घंटा वो ट्रेन पर रही, पता चला हमें कि 10 घंटा 50 मिनट रही। फिर हमने काउंट किया कि 31 अक्टूबर को कितना घंटा रही, तो वो 31 अक्टूबर को तो पूरा दिन रही, रात के ठीक 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे और फिर रात के 12 बजे तक, यानी 12 दिन 24 घंटा वो ट्रेन पर रही। और फिर 1 तारीख को जब 12 क्रॉस कर गया होगा तो 1 बज गया होगा, तो 1 बज गया होगा, 1 तारीख आ गया होगा, और 1 तारीख आ गया होगा तो वहाँ से सुबह का ही समय है 3:20। ठीक है, अब 3:20 हम क्यों कह रहे हैं कि सुबह का समय है, क्योंकि शाम का समय में फिर वो कितना हो जाता है, 12 3 15:20 लिखा होता, क्योंकि रेलवे टाइम है ये। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट और रही हैं, 1 तारीख को ट्रेन पर रही हैं, तो टोटल काउंट करेंगे तो 37 घंटा 70 मिनट, इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 38 घंटा 10 मिनट। तो इस हिसाब से आंसर में कौन सा हो जाएगा, 38 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है।
तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला दिख रहा है 11,001। 11,000 नहीं है, 1101 है। और एक संख्या हमारे पास छोटी संख्या ये दिख रहा है 1,001। ठीक है, तो 1 में गया तो 0, तो अंतर कितना दिख रहा है 100 का। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 11वां क्वेश्चन में कि 2, 2, 1, फिर ये 1/2, फिर 1/4, इसके बाद फिर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या किया गया है, 2 से समय डिवाइड कर दिया गया है। तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 1 आएगा। फिर जब 2 से डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आने की जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक उसके अगली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएंगी। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं, फिर समझाते हैं। जैसे 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 अगली संख्या मिल गया। फिर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 जो अगली संख्या में मिल रहा है। फिर 1/2 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसी से कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 1/4, तो अगली संख्या मिल गई। तो फिर उसी तरीके से 1/4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें से कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1/4, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 2 जा 8 यानी 1/8 सी नंबर। आए बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। फल है, मूल्य प्रति किलोग्राम है सेब 135 रुपये, केला 60 रुपये, आम 75 रुपये, संतरा 50 रुपये और अमरूद 45 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बोला है कौन सही नहीं है। लिख रहा है प्रति किलोग्राम केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। तो ये प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य क्या लिखा है, प्रति किलोग्राम ही पूछ रहा है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। केले और अमरूद का कुल मूल्य अपने आम के मूल्य से अधिक है। केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। तो केला और अमरूद को जोड़िए पहले। केला यहाँ पर है और अमरूद यहाँ पर है। तो केला और अमरूद कितना हो जाएगा 60, 40, 100, 105। जबकि पूछ रहा है क्या, कुल अमरूद आम के मूल्य से अधिक है, आम के मूल्य से। तो आम का मूल्य कितना है, आम का मूल्य कितना है 75 है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, आम के मूल्य से अधिक है। तो आम के मूल्य से तो अधिक दिख रहा है, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर बी नंबर है, कहता है प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य आम के मूल्य के 3/4 है। तो संतरे का मूल्य कहाँ है, संतरे का मूल्य कह रहा है कि 50 रुपया है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि आम के मूल्य का 3/4 है। आम का मूल्य कितना है, आम का मूल्य है 75, इसका 3/4 कर रहा है तो इसका 3/4 निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, वैसे काट लेते हैं फिर भी। तो 5 या 15, 7 या 21 और 22, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 × 20 और 4 × 20 और 4 × 24 यानी 56 आ रहा है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। तो ये 3/4 के भी आसपास कहाँ है, बराबर हो 3/4 के, तो आना चाहिए ना 50-50 दोनों तरफ 3/4 निकालने के बाद, लेकिन नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन वही पूछा था आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो ये बी नंबर सही नहीं है, जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला तो सही हुआ था तो बाकी भी 2 सही हो जाएंगे। तो आंसर मेरा पहले ही कौन सा गलत दिख रहा है, ये नंबर, यही सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप हमेशा ध्यान रखें इस तरह का सवाल जब भी देखने को मिले आपको तो क्या करें, एक फॉर्मूला को लिखें बोर्ड मास। क्या करना है इसमें, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। आने पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, फिर का काम कीजिए, फिर डिवाइड का भाग का काम कीजिए, फिर गुना का, फिर जोड़ का और फिर लास्ट में घटाने का काम कीजिए। तो देखिए ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो आगे देखिए ऑफ का भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर है ही नहीं। फिर आगे काम किसा करेंगे, डी फॉर डिवाइड मतलब भाग का काम करेंगे। तो भाग कहाँ पर है, ये दोनों भाग दिख रहा है हमें, तो भाग को पहले काम कीजिए, बाकी जैसे वैसे लिख के चलिए। 24.4 × 5 माइनस डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 22.5 × 4। बात समझ में आया।
अब भाग कहीं नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे मल्टीपल की तरफ, यानी कि गुना की तरफ। तो गुना है, देखिए यहाँ पर दोनों गुना है, गुना कर दीजिए। तो 5 और 20 के 0, 5 और 20 2 22 के 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, यही आएगा ना। ठीक है, -18 है तो 18 रखिए, माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों गुना कीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 22 का 88, 89, 90 हो जाएगा शायद। ठीक है, अब देखिए आप क्या करने बोल रहा है, जोड़ने के लिए। तो जोड़ तो नहीं दिख रहा है कहीं, अब तो घटा ही दिख रहा है। तो अब घटा दीजिए, 122 में से 18 घटेंगे तो क्या बचेगा, 104 माइनस 90। अब घटा दीजिए फिर 104 में 90, तो क्या बचेगा मेरे पास, 14। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या था, 25.5 था ना, तो यहाँ पर मैंने 22 कर दिया है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 25.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 25 चौक 100, 102 हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया ना, 25 चौक 100 और 5 चौक 20, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122 में इतना जाएगा तो यहाँ पर ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 102। तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये अब आया सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना आ जाए। इस तीनों में से योग में से हम क्या घटाएं कि ये मिल जाए। तो पहले तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़िए, मतलब ये हुआ, हम एक बार लिख देते हैं कि कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है। +90 99 0 प्लस इतना में क्या घटाया जाए, घटाया जाए ना, जोड़ दे रहे हैं, क्या घटाया जाए। तो मान लेते हैं कि x घटाया जाए तो क्या आना चाहिए हमें परिणाम के रूप में, 25 पर 4 0, ये आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़िए इसको, तो 90 990, फिर 999, तो क्या हो जाएगा, ये 9 9 3 27, 9 1 10 11 के 1, 9 और 1 10 के 0, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, तो देखिए अब ये तीनों जोड़ने पर कितना आ गया, हमें कितना मिल गया, 280 179 माइनस x इक्वल टू 2 5 0 0 पर कितना 0, इधर 4 हो जाएगा। इधर माइनस x है तो रहने दीजिए, इधर है 2 पर 5 पर कितना 0, 4 0 माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 280। ठीक है, और 179। ठीक है, और इसमें घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेते हैं हम, 250 पर कितना 0, 4 0, तो 9 7 1 0, 8 में से 5 गया तो 3। तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस x इक्वल टू -30 179। देखिए कैसे हुआ, क्योंकि ये संख्या हमारा क्या है, छोटी संख्या है, ये संख्या बड़ी संख्या है, तो छोटी में बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 30 179। तो 30 179 यहाँ पर है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 25 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में हम कैसे लिखेंगे, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए 25 मिलियन कैसे लिखेंगे, पहले ये तो जानिए। हम वैसे भी जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये 10 लाख निकल गया, नहीं 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो 1 लाख हुआ, 10 लाख एक जो और बढ़ाना पड़ेगा, ये हुआ 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो 25 मिलियन बराबर कितना होगा, 25 लाख हो जाएगा, होगा ना। 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, नहीं समझ में आ रहा है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिलियन में इतना, तो 25 मिलियन में कितना, इतना से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 का 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 2 4 2 6 0 बढ़ा दीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 हो गया। अब इसको काउंट कीजिए, इंडियन में कैसे करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 50 लाख कहाँ है, ये है 2 करोड़ 50 लाख। बात समझ में आया। तो पहले मिलियन को पहले चेंज कीजिए। दूसरा तरीका ये भी है लिखने का, मिलियन हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। फिर से देखिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इंटरनेशनल में ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब कुछ मत कीजिए, बस बैठा दीजिए, 25 यहाँ बैठा दीजिए और बाकी जितना है उस सामने जीरो रख दीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़िए, इंडियन सिस्टम में भारतीय पद्धति में पढ़िए।
इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ और ये 50 लाख। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। बात समझ में आया? चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया और क्वेश्चन वैसे ख़त्म हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।